हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने शुरू के 5 चैप्टर कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं? 5। अभी हम चैप्टर नंबर 12 का सबसे पहले करेंगे, क्योंकि अगर सिलेबस थोड़ा बहुत कम भी होता है तो आगे से किसी चैप्टर को कट किया जाता है तो पीछे का हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो तो कम से कम बचा रहे। तो इस चैप्टर का नाम है दुग्ध रसायन और 12वां चैप्टर है ये। दूध क्या चीज़ है? दूध हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग होता है। क्या होता है? हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग होता है और इसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, विटामिन है, जल है, ये पाए जाते हैं। और इसके कारण दूध को हम संपूर्ण आहार की संज्ञा देते हैं या संतुलित भोजन की संज्ञा देते हैं। अब है दूध की परिभाषा। दूध क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं वो केवल दूध पे आश्रित रहते हैं, इसलिए उनके लिए संपूर्ण आहार क्या है? दूध ही है। जबकि बड़ी उम्र के बच्चे या बड़ी उम्र के लोगों को क्या मिलता है? अन्य खाद्य पदार्थ भी वो खाते हैं, अनाज भी खाते हैं, फल फ्रूट भी खाते हैं, और लेकिन छोटे बच्चे हैं वो केवल दूध पीते हैं। तो दूध ही उनके लिए संपूर्ण आहार है। अब है दूध की परिभाषाएं। हम दूध किसको कहेंगे? किसको कहेंगे दूध? दूध स्तनधारी पशुओं और दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के पैदा होने के तुरंत पश्चात उसके पोषण के लिए स्रावित होता है। क्या होता है? पोषण के लिए स्रावित होता है। तो जो भी मादा है या फीमेल है या माँ है, उसके स्तनों से ये स्रावित होता है। ये परिभाषा जैविक दृष्टिकोण से दी गई है। इससे साधारण और असाधारण दूध जैसे खीस आदि में कोई भेद नहीं रखा गया है। साधारण दूध तो जो बाद में निकलता है और पीते रहते हैं वो है, और असाधारण कौन सा है? जन्म के तुरंत बाद बच्चे को पिलाए जाने वाला दूध, जिसको कोलेस्ट्रम या खीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम या खीस। अब है व्यापारिक दृष्टिकोण से दूध की क्या परिभाषा है? व्यापारिक दृष्टिकोण से यानी दूध का क्या करते हैं लोग? व्यापार करते हैं। हर घर में पशु नहीं रखा जाता दुधारू, उसका व्यापार होता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से हम इसकी क्या परिभाषा देंगे? एक या एक से अधिक स्वस्थ पशुओं से जिनका भली प्रकार से पालन पोषण हुआ हो तथा जनन के 15 दिन पूर्ण और 10 दिन पश्चात, 15 दिन तो पहले और 10 दिन बाद में जो स्वस्थ और ताज़ा लैक्टिक क्षरण प्राप्त होता है उसे दूध कहते हैं। इस दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा 3.25% और वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा 8.5% होनी चाहिए। यानी 8.5 तो होनी चाहिए उसमें वसा रहित, और वसायुक्त कितनी होनी चाहिए? 3.25। अब है दूध की रासायनिक परिभाषा क्या है? दूध की रासायनिक परिभाषा। रासायनिक दृष्टि से दूध एक विषमांग उत्पाद है। विषमांग का मतलब अन्य अलग अलग भौतिक अवस्थाओं से मिलकर बना है। जैसे तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ भी है और उसके अंदर ठोस या वसा की कणिकाएं भी हैं। तो ठोस और द्रव से मिलकर बनता है कौन? दूध। रासायनिक दृष्टि से दूध एक विषमांग उत्पाद है जिसमें वसा, प्रोटीन, शर्करा, खनिज पदार्थ तथा अन्य अवयव क्रमशः इमानल कोलाइड निलंबन और वास्तविक विलयन के रूप में
जल की सतत तरल प्रवस्था में उपलब्ध होते हैं, यानी कोलाइडी निलंबन रहता है कणों का, वसा कणों का। और विलयन कैसा बनता है? वास्तविक विलयन की। और ज़्यादा उपस्थिति किसकी होती है? जल की। वास्तव में दूध की परिभाषा करते समय दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। पहला है, परिभाषा के अंतर्गत खीस रहित दूध आना चाहिए। खीस रहित दूध जो साल भर में सामान्यतः जो दूध होता है उसको कहते हैं। और अपमिश्रित दूध भी इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए, मिलावट वाला दूध। अतः कुछ अवयवों की न्यूनतम मात्रा निर्धारित कर देनी चाहिए। यानी ये दो बातें हैं, एक तो खीस रहित दूध और दूसरा है अपमिश्रित मिलावट वाला दूध, इसके अंतर्गत नहीं आता है, दूध की श्रेणी में नहीं लेंगे उसको अपन। ये कोलेस्ट्रम काम का है, बच्चे के लिए बहुत ही इम्यूनिटी प्रदान करता है। लेकिन हम वास्तविक दूध कौन सा है जो हम साल भर लेते रहते हैं, वो है पशु जो साल भर देता है, माता जो जन्म के बाद से पिलाती है। फिर दूध के अवयव क्या क्या हैं? दूध एक अपारदर्शी द्रव्य है जो वसा, प्रोटीन, लैक्टोज नामक इसमें क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज नामक शर्करा। खनिज पदार्थ एवं जल से मिलकर के बना होता है। दूध में विभिन्न अवयव समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, इनमें सदैव भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता बहुत से कारणों से होती है। हर पशु का दूध एक जैसा नहीं है, उनके दूध में फ़र्क होता है, अलग अलग प्रकार का दूध पाया जाता है। तो वो फ़र्क क्यों है कि एक तो पशुओं को जो खिलाया गया चारा है वो एक जैसा नहीं है, दूध देने वाले पशु की उम्र एक जैसी नहीं है। कोई मान लो 3 साल का दूध दे रहा है, कोई 8 साल का दे रहा है। जलवायु, जिस वातावरण में उस पशु को रखा जा रहा है वो जलवायु भी उसको प्रभावित करती है। विभिन्न जातियों के पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, क्या क्या हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट आदि के दूध का संगठन भिन्न भिन्न होता है। इन सारे पशुओं का भी एक जैसा नहीं है। उसमें प्रोटीन की मात्रा अलग होगी और अपनी उसकी वसा की मात्रा अलग होगी, प्रोटीन की अलग होगी, वसा की अलग होगी। ऐसे ही जल की मात्रा भी कम या ज़्यादा होगी। तो वो सब किस पे निर्भर करता है? पशु जो भी चारा खाता है उस पे, पशु की उम्र क्या है उस पे, और पशु किस प्रकार की जलवायु में रहता है। दूध में पाए जाने वाले अवयवों की उपस्थिति के आधार पर दूध को 2 भागों में बांटा गया है, वसा एवं वसा रहित, वसा युक्त दूध और वसा रहित दूध। तो वसा एवं वसा रहित ठोस पदार्थ जल इन दोनों प्रकार के अवयवों के वाहक के रूप में है, यानी दोनों में क्या पाया जाता है? जल। दूध में पाए जाने वाले मुख्य अवयवों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दूध में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है दूध में? वसा। और क्या पाया जाता है दूध में वसा के अलावा? जैसे इसमें बताया है कि दूध, वसा दूध का मुख्य अवयव है जो कि सबसे अधिक भिन्नता रखता है। वसा दूध में पायस के रूप में उपस्थित रहता है, इसलिए ये आसानी से पच जाता है। दूध में उपस्थित वसा गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, मोटे कणों के रूप में, जिससे आसानी से दूध से इसको अलग भी हम कर सकते हैं, करते ही हैं, घी निकालते हैं, वो वसा ही है जो दूध से अलग हो जाती है। क्या है? वसा। दूध की वसा के मुख्य अवयव वास्तविक वसा, फास्फोलिपिड, स्टेरॉल तथा स्वतंत्र वसीय अम्ल आदि पाए जाते हैं। दूध वसा में सर्वाधिक ओलिक अम्ल लगभग 30% तथा पामेटिक अम्ल 25% पाया जाता है।
दूध वसा में कुल मिलाकर के 43% असंतृप्त वसीय अम्ल। अब असंतृप्त क्या है? जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाते हैं वो हैं असंतृप्त, और जो केवल सिंगल बॉन्ड से है वो है संतृप्त। तथा 57%, 43 और 57 कितना हो जाएगा? 100। तो 43% तो असंतृप्त वसा और 57% है वो संतृप्त वसा, यानी डबल बॉन्ड वाली तो है 43 और सिंगल बॉन्ड वाले अम्ल कितने पाए जाएंगे? 57%। 57%। तो अपना हो गया 43 और 57। वसा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, यानी वसा के पाचन से क्या मिलती है? शरीर को ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम दूध वसा से 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है और लगभग 56 से लेकर 60% दूध की ऊर्जा केवल दूध वसा से आती है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील मतलब वसा में पाए जाने वाले विटामिन या दूध के वसीय भाग में पाए जाने वाले विटामिन है ए डी, यानी बी और सी नहीं है। बी और सी हैं वो किस में हैं? पानी में घुलने वाले। बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं या सी है वो सारे किस में मिलते हैं? पानी में घुलने वाले होते हैं। जबकि ए डी ई के ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो वसा या चिकनाई युक्त पदार्थों में घुलते हैं। सामान्यतः गाय के दूध में 4.8%, मुर्रा भैंस के दूध में कितनी पाई जाती है? गाय में तो 4.8 और मुर्रा भैंस के दूध में 7.8 और मानव दूध में और भी कम 3.7% वसा पाई जाती है। अब है दुग्ध वसा का पोषक महत्व क्या है? दूध वाली वसा कैसे पोषकता देती है, शरीर में क्या काम आती है? भारतीय अधिकतर शाकाहारी होते हैं। अपने भारतीय लोग ज़्यादातर क्या हैं? नॉनवेज नहीं है, वो वेजिटेरियन ही हैं। अतः उनके भोजन में पशु वसा का मुख्य स्रोत है। घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट जो अनाज है उसको बोलते हैं, और घी में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ज़्यादा? 2.25। दुग्ध वसा के अवयव कौन कौन से हैं? फास्फोलिपिड का जैविक महत्व बहुत अधिक है। दूध की वसा में पाए जाने वाली लिपिड है या वसा है उसका नाम है फास्फोलिपिड। तो क्या क्या है ये? रक्त स्कंदन में सहायता है, थक्का बनाने में, चोट से रक्त वगैरह बहता है तो उसको रोकता है। ऊतकों के उपापचय में सहायक है। वसा प्रोटोप्लाज्म की संरचना का मुख्य अवयव है। प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य, हर कोशिका में पाया जाता है जीव द्रव्य। ये प्रजनन एवं शरीर विकास, प्रजनन और शरीर विकास यानी शारीरिक वृद्धि में भी और जनन के समय भी दोनों में सहयोग देती है वसा। ये कोशिकाओं के पोषण का कार्य भी करती है। लेंसिथिन दुग्ध वसा को सुरक्षित रखने में मददगार है। लेंसिथिन दुग्ध वसा, इसको भी कौन रखता है सुरक्षित? ये दुग्ध वसा जो पोषक है वही रखते हैं। दुग्ध वसा से शरीर को विटामिन तथा कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होते हैं। दुग्ध वसा में शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल जैसे लिनोलेइक अम्ल मिलते हैं। दूध की वसा से शरीर को वसीय अम्ल मिलते हैं जिनका नाम है लिनोलेइक अम्ल। लिनोलेइक लिनोलेइक अम्ल ये बोलेंगे इसको, ये मिलता है। इसमें कम द्रवणांक बिंदु वाले वसीय अम्ल होने के कारण पाचन संस्थान में इनका पाचन भी शीघ्रता से हो जाता है। कम द्रवणांक वाले बिंदु पर वसीय अम्ल हैं और उन सब का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। उसके बाद में है दुग्धम क्या चीज़ है? लैक्टेज क्या है? दुग्धम दूध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है।
क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट। दुग्धम किसको कहेंगे? दूध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट। दूध में मोटापन दुग्धम के कारण होता है और दुग्धम एक द्विशर्करीय है, 2 शर्कराओं से मिलकर बनता है। वो 2 प्रकार की शर्कराएँ क्या क्या हैं? गलैक्टोज और ग्लूकोज। गलैक्टोज और ग्लूकोज। तो दोनों में संरचना में कोई अंतर है क्या? दोनों की संरचना में गलैक्टोज और ग्लूकोज में नहीं है। C6H12O6 पाया जाता है, जो ग्लूकोज और एक लैक्टोज अणुओं से मिलकर बनता है। तो ये दोनों जब जुड़ते हैं तो सुक्रोज बन जाता है। सुक्रोज में है 12, 22, 11। सुक्रोज का सूत्र क्या है? CHO कितने होंगे सुक्रोज में? C तो होंगे 12, H होंगे 22 और O होंगे 11 और साथ में जल। जब जल जुड़ जाएगा तो वापस यही हो जाएगा, यानी टोटल कितना है? 12, 12 24 और 12 6 6 तो 12 और 12 24 और O कितने हो जाएंगे? 6 6 12। मतलब वही संरचना है, इन दोनों को जोड़ें 6 6 12, 12 24 और 6 6 12। तो कुल मिलाकर ये इस जल को जोड़ने से भी उतने ही बनते हैं। कितने बनते हैं? CHO कितने बन जाएंगे? इसको अगर जोड़ें हम तो CHO कितने बनेंगे? C तो बनेंगे 6 6 12 और H बनेंगे 12 24 और O भी बन जाएंगे 6 6 12। लेकिन सुक्रोज बनता है तब यहाँ से तो एक O हट जाता है और यहाँ से क्या जाता है? H2। तो वो कम कर दो। अब कितना हो गया ये कितना हो जाएगा? C तो 12 ही है और H कितना हो जाएगा? ये 2 कम कर दो तो 22 हो गया और O कितना कम कर देंगे? 1 कम करेंगे तो ये 11 हो गया और ये आ गया आपका H2O। ये वाला क्या है आपका? H2O। आज हम इतना ही करेंगे। लैक्टोज का पोषण का महत्व क्या है? लैक्टोज हमें पोषक तत्व के रूप में दूध में मिलता है, उसका क्या महत्व है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।